कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। आज का ये दिन केवल प्रदेश की चुनी गई महिला सदस्यों को के लिए आरक्षित किया है, उन्हें दिया है, और उनसे जुड़ी हुई समस्या और प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे लोग आज अपनी बात को यहां पर रख पाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वे चर्चा भी करेंगी, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगी। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे, और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। 311 में क्या है? 300 अरे रुके ना प्लीज, मैंने कहा था कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन कोई अपने आप को बताया नहीं कि किसको परेशानी है, ये तो एक्सपोज हो जाएंगे। आप बताइए, मैं उनको पूरा अवसर दे रहा हूँ ना। माननीय 311 में लिया जाए, मुझे सुना जाए। 311 में क्या है? मान्यवर, जब जनता बहुत परेशान होती है, सरकार से आक्रोशित होती है, वो मुद्दे 312 में होते हैं। बेरोजगारी ऐसा एक मुद्दा है मान्यवर। नहीं, 311 में नियम में ऐसा है कि जो तत्कालिक इस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर सारी की सारी कार्रवाइयां स्थगित कर दी जाए। है अभी छात्र विरोध कर रहे हैं, इतना वो अभी नियम में आएगा ना। आपने नियम 56 में दिया है इसको, तो मैं नियम 56 में उसको सुनूंगा। मान्यवर, आप इसे सुन लीजिए। उसको सुनूंगा, नियम 56 में बैठे। आत्महत्या कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई नियम नहीं लगेगा। नियम नहीं चलेगा, लेकिन व्यवस्था चलेगी। नहीं, वो तो सीरियस 311 हो गया वो। अरे हमने उसको निरस्त कर दिया था, हमने कहा 56 में आ जाएगा, 56 सुनेंगे। क्या थी 311 की सूचना? क्या थी? क्या सूचना थी? बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा ठीक है, अभी पहले नंबर डॉक्टर याग्नि, उसके ऊपर बोले महिलाओं, जो आपने सूचना दी उसके 56 में। अरे सुन लेंगे, मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि सुन लीजिए। के माध्यम से मैं जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है, दुष्कर्म है, उस पर सबकी नजर को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से, चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची अगर वो खेल रही होती है तो उसका वहां से अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शक्ति का रूप हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं इसके लिए आपको एक घटना जो है उसको बताना चाहूंगी। लखनऊ में सैरपुर निवासी एक बच्ची, एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी। उस दौरान गाड़ी से 4 युवक आए, उन्होंने एक पदार्थ सुंघा करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर के चले गए। 1 महीने तक उसे बंद करके रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक दिन अचानक से खिड़की खुली हुई थी, उसको मौका मिला और वो वहां से भाग करके निकल करके आई, अपने परिवार के पास पहुंची। बहुत ही बुरी स्थिति में थी वो। उसने जा करके जो सबसे नज़दीकी थाना था, मणियाव का थाना, वहां पर उसने अपनी कंप्लेन को लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी वहां के जो पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे उन्होंने उसको नहीं लिखा और उन्हें बोल दिया कि आप सैरपुर के निवासी हैं, आप वहां पे जाइए। जब वहां पे भी वो गई तो उस बच्ची की वहां पे भी कंप्लेन को नहीं लिखा गया और वहां पे भी इसको बोला गया कि ये इस पे जांच करी जा रही है, आप सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी बातों को किया गया। और उसी के कुछ दिन बाद उस बच्ची का वो दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद एफआईआर को नोट किया गया। क्या यही है भाजपा की सरकार? आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है?
और ये तो सिर्फ एक घटना है अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। नियम 56 में वो जो स्पेसिफिक घटना बोली जाती है, स्पेसिफिक घटना है और एक आपने बता दी ना, आपको सुना पूरा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि रामपुर थाने में 2 युवतियों को लेकर के उनका 13 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम जनपद लखनऊ में कृष्णनगर थाने में देखें तो वहां पे एक युवती की हत्या कर दी गई है। देखिए, उसमें नियम 56 में एक स्पेसिफिक घटना की सूचना होती है। भाषण में आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, वो आपको अवसर मिलेगा आपको उसको कहने का। नियम 56 में आदरणीय अध्यक्ष जो मेरी बात सुनिए, मैंने आप उसकी जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उत्तर क्या आएगा? सूचना के साथ ही उत्तर आएगा। मुश्किल से नहीं मिला, मुझे आसानी से मिला। मुश्किल तो पहले थी, आज तो आसानी से मिला। नहीं, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। अखागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। अगर हम देखें तो आज 10 सितंबर की बात है, थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात के पास खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आज जनपद फतेहपुर में 15 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जो एक स्पेसिफिक घटना माननीय मंत्री जी डॉक्टर रागिनी ने बताई है, आप उसके ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री जी। ये आपके जो ग्राह्यता पर जो हमारी बहन ने बोला है, उसमें हम केवल 2 बातें ज़रूर कहना चाहते हैं। आपने स्वयं भी इस बात का संज्ञान लिया कि नियम 56 में केवल एक घटना हो, सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो, उसके ऊपर उसी की बात। लेकिन ये कि एक तो जनरल बात आपने 2 बातें कही कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध और सजा की बात है, उसमें हम खास तौर से इस बात को कोट करना चाहते हैं कि सरकार ने जितनी भी घटनाएं हुई अगर संज्ञान में आई तो उसमें उसी के अनुपात में सजा भी उसकी मुकर्रर की है। सजा भी वैसी ही दी है। अगर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं पर अपराध हुआ है तो सरकार हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। अपराधियों के खिलाफ जो 0 टॉलरेंस की बात कही थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त ज़्यादा सजा दिलाने में आगे बढ़ी है और हर प्रकार से इस बात की कार्रवाई करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। लेकिन बरसों से जो बहुत दिनों से जो चली आ रही व्यवस्था को रोकते रोकते भी मान्यवर जो परिस्थिति पैदा हुई, उसमें भी पिछली सरकारों के मुकाबले में काफ़ी कुछ बेहतर परिणाम देने की कोशिश की है। ये सही है मान्यवर, हमने जो महिला हेल्पलाइन है 181 के अंतर्गत 4.84 लाख महिलाओं को, बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई है मान्यवर, 4.84 लाख लोगों को। मिशन शक्ति के माध्यम से मान्यवर हमने 8 पॉइंट यानी कि 8 करोड़ 90 लाख लोगों को, पुरुष और महिलाओं को, सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हर तरह से जो साइबर क्राइम है मान्यवर, जो साइबर क्राइम की बात भी आई थी, उसमें 1930 नंबर एक साइबर क्राइम के लिए दिया कि जो कभी भी किसी वक्त भी कोई महिला इसके ऊपर नंबर डायल करके 24 घंटे तक 24 घंटे में इसकी सहायता प्राप्त कर सकती है। मान्यवर, ये जो महिलाओं के संबंध में 17 से लेकर 22 तक जो हमारा कुछ आंकड़ा है, ये हम कहीं आपको भेज दें, इसका पूरा विवरण भी भेज दें कि जो अपराध पंजीकृत हुए
और जो अपराधों के बारे में जो अभी तक हमने जो कार्रवाई की है ये हम आपको भेजे भी देते हैं, और वैसे भी हम इसको सदन के सामने हम परसों भी इस बात को लाए थे और आज हम फिर से उस बात को कहिए दोहरा दें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी बात भी आई, उसमें उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जाए। सबसे ज्यादा, पूरी बात आ जाए हाँ, वही मैंने कहा, सबसे ज्यादा 59.1% सजा उत्तर प्रदेश में दिलाई गई है। और ये कुल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, जो देश में, पूरे देश में अपराध है, उसमें 7713 मामलों में सजा कराई गई मानी। और बाकी राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का ग्राफ सजा कराने में सबसे ऊपर है। बिहार में 53.1% है सजा का ग्राफ, राजस्थान में 45.2 है, मध्य प्रदेश में 33.5 है और छत्तीसगढ़ में 30.9 है। ये कुल मिलाकर हमारा सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है सजा दिलाने के मामले में, जितने भी महिलाओं के मामले आए सामने। आपने एक फतेहपुर, गोरखपुर, मऊ और रामपुर, इन घटनाओं के बारे में खास तौर से अपने भाषण में इस बात को उल्लेख किया है मान्यवर। ये हम आपको जानकारी दे दें रामपुर की घटना की आपने कोट की थी। इसमें क्राइम नंबर 456/22 में 354 खा 506 आईपीसी तथा 67 आईटी एक्ट के तहत सरकार बनाम अखिलेश आदि 8 अभियुक्त, जिसमें 5-6 नाम पता अज्ञात, पंजीकृत किया गया। और उसमें 161 में के बयान में जो पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी की गई, पीड़िता और तथा वीडियोग्राफी में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया। उसमें अभियोग उपरोक्त 164 का भी बयान हुआ। 164 के बयान के आधार के ऊपर जो अभियुक्त आए उसके तहत अखिलेश पुत्र बाबू, नीरज पुत्र विक्की, नीरज उर्फ विक्की पुत्र कलुआ, सोनू पुत्र गजराम, रोहताश पुत्र रामकिशोर, संजीव उर्फ लल्ला पुत्र फूल सिंह, रोहित पुत्र सोनाथ, समस्त निवासी ग्राम लांबाखेड़ा, थाना टांडा, जनपद रामपुर को 20/9/22 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ये अपने आप में जहां कहीं पर भी जो भी घटना किसी प्रकार की अगर हुई तो उसमें कार्रवाई जरूर हुई। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई में किसी प्रकार की कोताही करते हों। और खासतौर से महिलाओं के मामले में तो 164 का बयान एक ऐसा है कि उसको इंडिपेंडेंटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बयान देते हैं उसमें उसकी अपने आप में जल्दी कोई काट नहीं मिलती। अगर उसमें ज्यादा कोई सपोर्टिंग एविडेंस न भी हो तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए उसमें कोई कार्रवाई में हीला हवाली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ ही मानवर, क्योंकि मानवर एक ही घटना के बारे में होना चाहिए, अब जो भी कही है, अब हमारे पास जो इस समय सूचना है आने में, तो अगर हमें थोड़ा समय दे देंगे तो हम आज ही दोपहर के बाद चलिए इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन सूचना आ जाएगी तो उसका जवाब दे देंगे। एक गोरखपुर के बारे में भी एक बात कही थी, उसका हम जवाब दे देंगे दोपहर के बाद, हम आज ही दे देंगे। बताइए डॉक्टर। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें शायद आप सत्य से अनजान हैं कि थानों पर सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हुए हैं, वहाँ कोई थानेदार नहीं बैठे हैं। और साथ ही साथ आज इस समय रक्षक भक्षक बन चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जब एफआईआर की फरियाद लेकर के एक बेटी, एक माँ और एक बहन जा रही है तो उसकी एफआईआर में देरी की जा रही है। जहां जहां पे जिन जिन थानों पे इस तरीके के केस हुए हैं और एफआईआर में देरी की गई है, क्या सरकार उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्यवाही करेगी? मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पर अपने पार्टी से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी इस समय चरम की स्थिति पे है। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं
उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। वो पिछली सरकार वर्ष 2017 से 22 तक सरकारी नौकरियां जो भी निकली हैं मान्यवर, अधिकांश वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो फिर उनका पर्चा लीक होने की वजह से वो जांचों में फंसी हुई हैं। जैसा हम सभी जानते हैं मान्यवर कि यूथ एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यूथ होती है। उसे और स्ट्रेंथन करने की बजाय हम उसे बहुत कमज़ोर कर रहे हैं अपने प्रदेश में। उन्हें डिग्री लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है मान्यवर। बड़ा दुख, बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर मेरे पास एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 227 आत्महत्याएं की गई हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है मान्यवर। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस पर कदम उठाने चाहिए। आज जो नौजवान, जो युवक सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, धरने पर है रोजगार मान्यवर, सारे बेरोजगार मान्यवर। मान्यवर जो एप्लीकेशन आ रहे हैं इतनी ज़्यादा उसके कंपैरिजन में रिक्रूटमेंट इतना कम है, 0.21%। ये हमारी सरकार की विफलता को दर्शाता है जो इतने एप्लीकेशंस हैं मान्यवर। मान्यवर सचिवालय और राजस्व विभाग में 13,000 से ज़्यादा, 56 में इतना नहीं आता मान्यवर सचिवालय और राजस्व विभाग में 13,000 से ज़्यादा पद खाली हैं मान्यवर। सिर्फ उन्हीं की भर्तियां कर दी जाएं। और मैं तो कहूंगी कि जो स्वीकृत पद है मान्यवर उन्हें भी अपडेट करने की जरूरत है। जनसंख्या के सापेक्ष में स्वीकृत पदों की संख्या भी बहुत कम है, भाषण नहीं हो रहा आपका, जिसकी वजह से सरकारी अभी भाषण का नंबर आएगा तो फिर बोलना। दलाल घूम रहे हैं मान्यवर और पब्लिक को जिससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है मान्यवर। सरकार के सेवा योजन पोर्टल पे ही पंजीकृत बेरोजगार 3,57,5,927 हैं। इतने बेरोजगार, वो भी रजिस्टर्ड है मान्यवर, कितने बिना रजिस्टर्ड है। थैंक यू पूजा, थैंक यू पूजा जी, माननीय सदस्य पूजा पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी बात पे, किसी भी रिप्लाई में आप आंकड़े लेकर सरकार, माननीय मंत्री जी खड़े हो जाते हैं तो मंत्री जी के बस एक शेर मुझे कहना है। शेर कहना है, शेर का जवाब वो शेर से देते हैं। मंत्री जी का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आज इस सदन में अपेक्षित थी। मैंने कहना, मेरे को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर होंगी। सबसे पहली बात, कुछ मिथक हैं उनको हम सब लोगों को तोड़ना पड़ेगा। ये कहा जाने लगा कुछ माननीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा कि महिलाएं क्या चर्चा करेंगी, घंटे 2 घंटे में सब समाप्त हो जाएगा। मैं इस मिथक को यहां पर आज तोड़ते हुए देखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई सीमा नहीं है, तो मैं किसी भी सदस्य के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीमा अपने आप सब लोग, बहुत सारे जैसे यहां पर हमारी आदरणीय महिला सदस्य हैं जो बहुत अच्छा बोल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते, लेकिन समाज में जिनका काम है इसी के कारण वो यहां पर चुन कर आई हूं। विषय आज यहां पर एक जो एक सामान्य रूप से कहा जाता है कि झिझक सिर्फ महिला सदस्यों में नहीं है, झिझक पुरुष सदस्यों में भी होती है। मैं अगली बार इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने, चाहे पुरुष सदस्य हो, महिलाओं को तो आज पूरा अवसर दूंगा, जिनको अवसर नहीं मिला मैं उनको भी लिस्ट बनाकर बोलने के लिए अवसर दूंगा, ये जो लोग नहीं बोले आज तक। तो नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं, आज ये वाली उंगली आप मत करिए। आज व्यवस्था भी उठाना है तो हमारी बहनों को उठाने दीजिए। आपको कि महिलाओं के लिए जो आपने आरक्षित दिन किया है, नेता सदन को भी हमने बहुत ध्यान से सुना था और उन्होंने सरकार की बहुत योजनाओं का जिक्र भी किया था। सकारात्मक चर्चा की बात की कि सकारात्मक चर्चा हो। जरा ये अपनी किसी महिला सदस्य को बोल दीजिए, एक मिनट, एक दिन तो उनको अवसर दे दो। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी हमारे कहा है कि ये चर्चा ही ना रह जाए,
वो तो मैंने बोला ही है। नहीं, ये चर्चा ही न रह जाए, वो मैंने कहा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी बात कही थी। इसलिए मेरा अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष कि आज महिलाएं, सहमत हूं कि मैं उस आज बात अगर को इसकी कहीं शुरुआत करिए तो महिला शक्ति का ये पैगाम जाना चाहिए पूरे प्रदेश निश्चित रूप में से कि अगर कहीं अब शुरुआत है, जाएगा। ये अपनी क्षेत्र की समस्या अनुपमा जायसवाल जी। प्रतिशत निस्तारण हो जाना चाहिए, इतना मेरा कहना है। अनुपमा जायसवाल, जरा सभी लोग यहाँ रहे, मेरा ऐसा निवेदन है। मुझे आज ये नहीं समझ में आ रहा अध्यक्ष जी कि जब आप महिलाओं के इस विशेष सत्र में महिलाओं को बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया तो आदरणीय महबूब जी के क्या छटपटाहट है समझ नहीं आ रही है, और बाद में बैठकर इसे पचा ही करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बोलने से पूर्व ही शेर से दीजिएगा। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि जब महिलाओं का विषय है तो नाम जैसा आपका महबूब है, महिलाओं के बीच में आपने कहा नहीं हम तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा महबूब हैं। रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी इस प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा, जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया, और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूं कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है, और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी इस सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था
कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। और आज मैं ग्रामीण अंचल से आती हूं और जब वहां पे हम अपनी दलित समाज की बहनों को देखते हैं तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानि भी होती है कि आज हमारा देश कहाँ पे है, आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे एक माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या बेटी हो, अधिकांश जगह में भारत देश में हमें निर्णय लेने की आजादी नहीं है। आज जब महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस पर एक छोटा सा शेर है जो मैं बोलना चाहूंगी। कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इसी नगरी में। आज भी अगर औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज हमें सुनने को मिलता है ये तो औरत है, इतना बड़ा दायित्व इसे दे दिया, कहां से कर पाती है। और अगर किसी तरीके से वो औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं अच्छा, ऐसे कैसे अच्छा कर दिया, ऐसा क्या किया होगा उसने। इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं इस सोच के लिए ये बोलना चाहूंगी कि आज इस प्रदेश को, इस देश को एक मकसद के साथ हमारे प्रदेश की और देश की महिलाओं को बढ़ाने के लिए सोचना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े हो और गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा से उग करके उसी मकसद के लिए दोबारा से जंग लड़ सको। मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहती हूं, हमें स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशल सेशंस नहीं चाहिए। आज 5 दिन के सत्र में एक दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को मिला है। कई सारे लोग होंगे जिन्हें दुख हो रहा होगा, कई सारे लोग हो रहे होंगे जिनको आपत्ति हो रही होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 5 दिन के सदन में हमें एक दिन का मौका मिला है। आप सोचिए, आपको इससे दुख हो रहा है और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले। 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सदन में जहां जहां ये आवाज जाएगी, मुझे लगता है अध्यक्ष जी वहां पर भी इसको शुरू किया जाएगा और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। मछली शहर विधानसभा, जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ, इकलौती महिला विधायक। और मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पर जब शीलपट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के, हमारे पड़ोसी विधायक हैं, उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके की सोच पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा। अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। मैं एक ग्रामीण अंचल से आती हूँ,
मिला है उसके माध्यम से अपने विधानसभा की सारी मेरी माताओं और बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया और मुझे जिता करके यहाँ पे भेजा। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत के शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आए सभी माननीय सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में उनका अभिनंदन भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आज 22 सितंबर 2022 को देश की आधी आबादी महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय महोदय, मैं ऐसी पार्टी से चुनकर आई हूँ जिसका नेतृत्व स्वयं एक ओजस्वी और तेजस्वी महिला के हाथों में है और आज इस सदन में उपस्थित हूँ तो मैं उसका श्रेय भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को देना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सभी क्षेत्रों में बराबर का अवसर मिल रहा है कि नहीं। आज मैं सदन के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, पर मैं एक ऐसी योजना का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ जिसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम सभी महिला सदस्यों को पत्र भेजा है। मिशन शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी। इस योजना से प्रदेश की महिलाएं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनने के लिए ये आरंभ किया गया था और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी विधानसभा कायमगंज की मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कायमगंज विधानसभा में महिला थाने स्थापना की हेतु स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में एक कटरी क्षेत्र का गांव है, वहाँ पर आसपास कोई भी विद्यालय नहीं है, तो एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वहाँ की बेटियों को बहुत ही सुविधा होगी। और जैसा कि अभी हमारी माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं है, पर फिर भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर इसकी क्लिपिंग सुन लेंगी। डॉक्टर हूँ तो मेरे पास भी मरीज आते हैं, देखती हूँ मैं उनको भी, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हम सभी माननीय सदस्यों के पास भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पत्र बनवाने आते हैं। तो मेरी विधानसभा का एक ऐसा गांव था जिसमें 5, 6, 7 महीने लगातार पत्र बनाए, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बात है कि केवल इसी गांव में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। जब मैंने प्रशासन में अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने वहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया और उस गांव के सॉइल, मिट्टी
और पानी का जांच किया और मेरे निवेदन पे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका नियमित रूप से जांच हो रही है। इसलिए मैं माननीय हमारी सदस्य, हमारी मित्र डॉक्टर रागिनी को यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी पत्र हमने लिखकर भेजा है उसका हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अनुदान मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला को सशक्त करने के लिए उसे शिक्षित और उसे स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो एक निवेदन भी यहाँ पे करूंगी कि जितने भी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय हैं वहां पे अगर एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग जाए तो उससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसकी हम बात करते हैं और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा झिझक और संकोच होता है। तो ये मुझे लगता है कि एक नई पहल होगी। 2017 के बाद से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं, जैसे मुद्रा जैसे स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। और मैं एक उल्लेख यहाँ पे करूंगी, जब मैं अपनी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र की महिला से मिली, उसने मुझसे कहा कि पहले उसने अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो अपने बनाए हुए उत्पाद की प्रदर्शनी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से लगाती है। तो इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे एक महिला विराजमान है। हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल भी एक महिला है और केंद्र सरकार में वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी एक महिला मंत्री के ही हाथों में है। हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी केंद्र में मंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ सदन में मौजूद महिला कल्याण विकास एवं पुष्टाहार, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी महिलाओं के हाथ में है। बस यही कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों का एक स्वर्णिम दस्तावेज होगा, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ महिला, उसके नाते सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे महिला को देवी का रूप दिया गया है। देवी का अर्थ होता है शक्ति। अपने भीतर की इन्हीं शक्तियों को हमें जगाना है और सकारात्मकता की ओर ले जाना है। जैसे कि भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की और बलशाली रावण को पर विजय पाई, तभी तो हम नवरात्र में वंदना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। भारत का इतिहास तो हमेशा से ही महिला शक्ति, उनके साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता का प्रतिबिंब रहा है। चाहे फिर वो रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए हैं।